नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम YouTube चैनल के माध्यम से हमारे स्टडी को चालू करेंगे। तो आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास के संबंध में अपना सिलेबस बताने वाला हूँ। हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं। प्रथम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं हमारे सिलेबस पे। तो देखो मित्रों, हमारा जो सिलेबस है वह सिलेबस किसी एक वैकेंसी के लिए नहीं है। आप इस सिलेबस को पढ़ के हर वैकेंसी में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो ध्यान से देखें हमारे वीडियो को। मैं बताने वाला हूँ राजस्थान इतिहास का पाठ्यक्रम। पहला टॉपिक राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण किस प्रकार हुआ, किस किस काल में, किस किस इतिहासकार के द्वारा किस किस ग्रंथ में क्या क्या नाम दिया गया, उसके बारे में चर्चा। इसके बाद हम राजस्थान के इतिहास को या विश्व के इतिहास को, संपूर्ण इतिहास को किन किन विधियों के द्वारा हम जान सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इतिहास के स्रोत जो पुरातात्विक, पुरालेखिक, साहित्यिक 3 भागों में बांटे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्राचीनतम स्थलों में कालीबंगा, आहड़ आदि बहुत सारी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति कब, कैसे और कहां से हुई, कौन कौन इतिहासकार किस किस के द्वारा इनकी उत्पत्ति मानते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके पश्चात हम राजस्थान के राजपूत वंशों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से हम प्रतिहार वंश, परमार वंश, चौहान वंश, गोहिल वंश, कछवा वंश और कुछ 2-4 और भी अन्य वंश हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो प्रश्न पड़ेगा वह गोहिल वंश से और चौहान वंश से बनता है। अधिकांश ये दोनों ही वंशों से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम चर्चा करें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारे जो सिलेबस आते हैं परीक्षा में, उस सिलेबस में 1817-18 में अंग्रेजों से की गई जो भारतीय शासकों द्वारा संधियां हैं, राजपूताना के शासकों द्वारा जो संधियां की गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के संध्या करने के पश्चात हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो 1857 की क्रांति राजस्थान में कब और कहां कहां कैसे कैसे हुई उसके बारे में, विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। तो संधियों के बाद विद्रोह के बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। फिर उसके बाद राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और उसके बाद जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का एकीकरण। तो साथियों, जैसा कि आपको मैंने बताया संपूर्ण सिलेबस हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, किसी भी चीज को छोड़ने वाले नहीं है। संपूर्ण सिलेबस को हम डीपली बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर करके उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। हम जो क्लास लेने वाले हैं उसमें हमारा जो टॉपिक है पहला वह है राजस्थान का नामकरण। तो साहब हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान का नामकरण जो हम कर रहे हैं, इस राजस्थान के नामकरण के संबंध में या इससे पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि हम बात कर रहे हैं इतिहास की। किसके इतिहास की? हम बात कर रहे हैं राजस्थान इतिहास की। तो राजस्थान इतिहास के संबंध में मित्रों, प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर हम 2 शब्द देख पा रहे हैं, एक तो इतिहास और एक राजस्थान। तो आपको मैं दोनों ही शब्दों कब कब किस किस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया इसके बारे में बताने वाला हूं। तो साहब हम बात करेंगे इतिहास। तो साहब इतिहास जो शब्द है वह है विश्व में इतिहास शब्द का जो प्रयोग किया, इतिहास का जो जनक है सर्वप्रथम वह जनक किसको माना गया? हेरोडोटस। किसको माना गया? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। इतिहास पर आधारित विश्व की पहली पुस्तक जिसमें क्रमबद्ध इतिहास को लिखा गया है। तो विश्व में इतिहास का जनक किसको बोला गया? हेरोडोटस। तो साथ ध्यान रखना आप, विश्व में इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई इतिहास की, विश्व इतिहास की प्रथम पुस्तक है जो इनके नाम से ही हिस्टोरिका नाम इनको दिया गया। तो इसके बाद हम बात करें आगे, तो विश्व में जब इतिहास का जनक ये है तो क्या हम इसको पिता भी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम इसको पिता भी
कर सकते हैं। विश्व के इतिहास का पिता, विश्व के इतिहास का जनक कौन? हेरोडोटस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कृपया इसको नोट करते हुए चलेंगे, या फिर वीडियो को बीच में रोक करके कमेंट में हमको बताएं कि कहाँ कहाँ पर आपको कुछ बोलना है तो मैं बोलूँगा। इसके बाद में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में या इतिहास की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और इतिहास के जो 3 भाग हैं वो 3 भाग कौन कौन से देखो, एक तो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और जो दूसरा जो भाग है हमारा वह है आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। तीसरा जो हमारा काल है इसको बोलेंगे हम ऐतिहासिक काल। तो सर राजस्थान या भारत की बात करें तो 3 भागों में इतिहास को हमने बांटा है। 3 भागों में इतिहास को बांटने के पश्चात आप देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम चर्चा करें तो प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक मतलब प्राचीन, बहुत ही ज्यादा प्राचीन। इसकी हम चर्चा करें तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वह इतिहास जो न तो लिखा गया और न ही पढ़ा गया। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की अगर हम चर्चा करेंगे तो वह इतिहास जो न तो पढ़ा गया न ही लिखा गया, तो वह जो इतिहास है वह है प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे आधे ऐतिहासिक काल की। तो ये जो आधे ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता आदि जो सभ्यताएं विकसित हुई, तो इन सभ्यताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो इस इतिहास के काल में भी वह इतिहास जो लिखा तो गया, जो लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। वह इतिहास जो लिखा तो गया लेकिन पढ़ा तो नहीं गया, अर्थात उस समय के इतिहासकारों ने इसको लिख तो दिया लेकिन आधुनिक इतिहासकार उस इतिहास को नहीं पढ़ पाए, इसीलिए आधे ऐतिहासिक कालीन जो इतिहास है वो हमारे लिए अपठनीय माना गया। ये कह सकते हैं, इसको बोलेंगे अपठनीय। ठीक है, इसके पश्चात हम ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक काल में गुप्त काल, मौर्य काल आदि, जैसे मुगल काल आदि काल हैं। तो इसके संबंध में है कि वह इतिहास जो लिखा भी गया वह पढ़ा भी गया, अर्थात यही इतिहास हमारे काम का है और इसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथ ऐतिहासिक काल जो इतिहास इस समय लिखा भी गया और उसी को हम पढ़ सकते हैं, बाकी इतिहास हमारे द्वारा नहीं पढ़ा गया है। तो साहब हम इतिहास की चर्चा कर रहे थे। हमारा इतिहास विश्व में इस लेवल पे राजस्थान भारत के समय प्रागैतिहासिक काल जो लिखा भी नहीं गया, पढ़ा भी नहीं गया, आधे ऐतिहासिक काल जो
लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, अर्थात पठनीय है। ऐतिहासिक काल यानी वह इतिहास जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ध्यान से देखना दोस्तों, समझ लेना कि वह इतिहास जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस टॉपिक को देखो मैं मिटा रहा हूं, तो आपको अगर जरूरत हो तो वीडियो रोक करके आप इसको लिख सकते हो, देख सकते हो डायग्राम बना करके। इसके बाद में अगर हम चर्चा करेंगे तो राजस्थान के इतिहास की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम समझ लेते हैं इतिहास में जो कालखंड होते हैं उन कालखंडों को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से उनको हम समझते हैं। तो देखो हमारे 3 तरह के समत होते हैं। जैसे जीरो लेवल पे बात करें तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उससे पहले का, तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म की बात करें तो ईसा, तो ईसवी संवत की बात करेंगे अगर अपन, तो ईसवी संवत अगर इसको 0 मान लिया जाएगा, अगर ईसवी संवत को 0 मान लिया जाए तो इससे प्लस 57 करेंगे, कितना करेंगे प्लस 57 करेंगे तो अपने पास कौन सा संवत आएगा, विक्रमी संवत। कौन सा संवत आ जाएगा, विक्रमी संवत। और अगर अपन बात करेंगे ईसवी संवत के पीछे की, तो माइनस अगर 78 कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा संक संवत। ठीक है। अब अपन बात करें तो जैसे मान लो अभी वर्तमान में चल रहा है अपने 2020, अगर ये विक्रमी संवत में आपको देखना है तो इसको कितना बोला जाएगा, 2050 में 20 जोड़ोगे 70 77, यानी कि 2077 विक्रमी संवत अभी वर्तमान में चल रहा है। और अभी ईसवी संवत कौन सा चल रहा है, 2020। और अगर अपन बात करेंगे कि अभी वर्तमान में कौन सा संवत चल रहा है, तो क्या करेंगे मित्रों, 2020 में से माइनस 78 करेंगे। तो साहब 2020 में से 78 को माइनस करें तो 20 को जैसे अपन माइनस करेंगे तो 70 में से 20 58, 58 में से अगर 58 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 42। ठीक है, तो 1942 ये संवत आ जाएगा। समझ में आ रहा है मित्रों? देखो ईसवी संवत 0 मान लिया अपन ने, संवत इससे 57 साल आगे चलता है, सॉरी विक्रमी संवत इससे 57 साल आगे चलता है, संवत इससे 78 साल पीछे चलता है। अगर अपन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका और इसका डिफरेंस आपको मालूम है प्लस 57, इसका और इसका डिफरेंस भी आपको मालूम है माइनस का 78। लेकिन अगर इन दोनों का ही डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए तो कितना है, 135। अगर सख संवत से आपको विक्रमी संवत बनवा रहा हो तो आप कितना माइनस करें, प्लस करेंगे 135। विक्रमी संवत से सख संवत बनवा रहा हो तो आप कितना माइनस करोगे, 135। प्लस और माइनस का ध्यान रखना, अगर सख संवत पूछा है तो प्लस होगा विक्रमी संवत ले जाते टाइम, और विक्रमी संवत से सख संवत पूछा है तो माइनस होगा। इसके बाद ये चर्चा खत्म हो गई। इसके संबंध में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के पश्चात हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक की राजस्थान के इतिहास के नामकरण के संबंध में। तो साहब हम राजस्थान के इतिहास पे आ जाते हैं। जैसे हम राजस्थान के इतिहास की चर्चा करते हैं तो राजस्थान के इतिहास में हमारे पास राजस्थान का नामकरण टॉपिक है। तो राजस्थान का नामकरण अगर अपन करेंगे तो इतिहास शब्द की व्याख्या हमने करी है। अब हम बात करेंगे राजस्थान शब्द किस प्रकार से कहाँ किसके द्वारा प्रयोग किया गया। तो मित्रों देखो राजस्थान के नामकरण के संबंध में हम बात करेंगे तो राजस्थान का जो पहला नामकरण है, प्राचीनतम नामकरण है, वो मरु प्रदेश या मरु क्षेत्र के नाम से मिलता है। किसके नाम से मिलता है, मरु प्रदेश या मरु क्षेत्र के नाम से मिलता है। देखते रहें, नाम मैं आपको बता दूंगा, डिटेल से भी देखेंगे। इसके बाद मरु प्रदेश प्रयोग कर लिया अपने,
इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा नाम आता है वह है मरुकांता। दूसरा नाम जो इतिहास के आधार पर या प्राचीनतम ग्रंथों के आधार पर राजस्थान को दिया गया है वह है मरुकांता। इसके बाद में अगर आप चर्चा करेंगे तो एक नाम आता है राजस्थानादित्य। कौन सा नाम आता है? राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य शब्द की अगर व्याख्या करेंगे तो बताऊंगा आपको। इसके बाद जो अगला अपना नाम है वह राजस्थानादित्य के बाद इसी के साथ आ जाता है राजस्थान। राजस्थान के बाद में जो राजस्थानादित्य के बाद में अपना नाम आ जाता है राजपुताना के बाद में जो अपना नाम आ जाता है रायतान, रजवाड़ा। इसके बाद में जो अपना नाम आता है वह है राजस्थान। देखो मित्रों, सभी पे अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, हम बात करेंगे मरु प्रदेश की। तो मरु प्रदेश कहाँ कहाँ कब कब किसके द्वारा कहा गया, तो मैं आपको बता देता हूँ मित्रों। प्राचीन जनपदों में, प्राचीन जनपद, प्राचीन ग्रंथ और ब्रह्म संहिता, प्राचीन वेदों, ब्रह्म संहिता और जूनागढ़ प्रशस्ति। जूनागढ़ प्रशस्ति में अपन को कौन सा नाम मिलता है? मरु क्षेत्र। अब इसके बाद में बात करेंगे मरुकांतार की। तो मरुकांतार वाल्मीकि का नाम आप सभी ने सुन रखा है। वाल्मीकि के द्वारा एक रचना की गई थी रामायण। वाल्मीकि रामायण में मरुकांतार कहा गया। किसको? राजस्थान। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को क्या नाम दिया? मरुकांता। अब अपन राजस्थानादित्य शब्द की बात करेंगे। तो राजस्थानादित्य जो शब्द है, ये शब्द मिलता है मित्रों अपन को बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? तो मैं बता देता हूँ आपको। बसंतगढ़ शिलालेख अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। और यहाँ पर एक माता मंदिर है, सीमल माता मंदिर की दीवार पर यह शिलालेख लगा हुआ है। अगर अपन इस शिलालेख की बात करेंगे तो ये जो शिलालेख है, यह शिलालेख 625 ईस्वी या 682 विक्रमी संवत में अर्बुद प्रदेश के शासक वर्मलाद ने उत्कीर्ण कराया। देखो मित्रों, राजस्थानादित्य शब्द हमको कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। ये कहाँ स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में। और कौन सी माता के मंदिर की दीवार पर? सीमल माता के मंदिर की दीवार पर यह अभिलेख लगा हुआ है। और अगर इस अभिलेख की बात करें तो अर्बुद प्रदेश का स्वामी था वर्मलाद नामक राजा। उस राजा के द्वारा 625-682 विक्रमी संवत में इस शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो राजपुताना शब्द की, तो राजपुताना शब्द 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया। तो 1800 ईस्वी में राजपुताना को, राजस्थान को राजपुताना कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस। इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि जॉर्ज थॉमस ने ही राजस्थान को राजपुताना का? तो इस बात की पुष्टि के लिए इनके जॉर्ज थॉमस के मित्र थे
जिन्होंने 1805 में नाम था उनका विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस किताब के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। यानी कि इस किताब में विलियम फ्रैंकलिन ने किताब लिखी जिसमें ही यह प्रमाण मिलता है, लिखित रूप में हमको प्रमाण मिलता है। अगर अपन बात करें राजधानी या रजवाड़ा की, तो साहब पुरानी बहियों और खातों के आधार पर राजपुताना में बहुत सी बहियां और खाते जमते थे। तो पुरानी बहियों जो जैनियों बनियों व्यापारियों के पास रहते थे, पुरानी बहियों और खातों के आधार पर राजस्थान को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या रजवाड़ा कहा। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे राजस्थान शब्द की। तो मित्रों इसको एक बार वापस समझ लेते हैं। मरु प्रदेश प्राचीन जनपदों में, प्राचीन वेदों में, ब्रह्म संहिता में जूनागढ़ प्रस्थित राजस्थान का नाम मरु प्रदेश, मरु क्षेत्र मिलता है। वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसमें राजस्थान को मरुकांतार की संज्ञा दी गई। उसके पश्चात राजस्थान आदित्य शब्द का वर्णन हमको बसंतगढ़ शिलालेख अचलगढ़ सिरोही से मिलता है, जहां पर सिमल माता मंदिर के दीवार पर यह अभिलेख लगा हुआ है। इसके बाद 682 ईस्वी में विक्रमी संवत में अर्बुद प्रदेश के शासक ने इस शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था। इसके पश्चात 1800 ईस्वी के आसपास जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति ने राजस्थान को राजपुताना की संज्ञा दी। इस बात का प्रमाण 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखित पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ही वह इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान को सर्वप्रथम राजपुताना शब्द की संज्ञा दी थी। पुरानी बहियों और खातों के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजधानी या रजवाड़ा प्रदेश का नाम दिया। इसके बाद आप आगे बात करते हैं राजस्थान शब्द की। तो मित्रों राजस्थान शब्द की बात करें, इसको आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे अपन आगे की। तो राजस्थान शब्द किस प्रकार से अस्तित्व में आया, राजस्थान के संबंध में चर्चा करेंगे। तो 1829 ईस्वी के आसपास मित्रों 1800 राजस्थान, क्या नाम? राजस्थान। तो मित्रों 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। मित्रों राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड, क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक में सर्वप्रथम 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लिया था। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाएगा? राजस्थान के इतिहास का पिता। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक पिता। कौन? कर्नल जेम्स टोड। इस पुस्तक का दूसरा नाम है, पुस्तक का अन्य जो नाम है
वह है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा जो नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। मित्रों, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया, इसीलिए इनको इतिहास, राजस्थान के इतिहास का पिता जनक कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। अब साथियों, इनके जो प्रमुख सहयोगी थे, प्रमुख इतिहास लेखन में जो प्रमुख सहयोगी थे वह थे पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा इतिहास लेखन में भरपूर सहयोग किया, पूर्ण सहयोग किया। किसने? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इतिहास लेखन में पूर्ण सहयोग किया गया। किसका? कर्नल जेम्स टोड का। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको जो मैंने राजस्थान का नामकरण बताया, इसको अगली जब इतिहास की क्लास लगेगी तो उसमें मैं वापस रिवाइज करूंगा, और इस वीडियो में जो जो चीजें मैंने लिखाई है आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, ताकि जब भी आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने को मिले तो आपको ये अच्छी तरह से याद हुआ मिले, ज्यादा समय अपना व्यतीत नहीं हो। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतना आग्रह निवेदन है कि सभी मित्रों को ये अपने YouTube चैनल का लिंक भेजें, सभी से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, लाइक करवाएं, और अगर आपको कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो कमेंट में हमको बताएं, हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।